Good afternoon, everyone. Good afternoon, ma'am. ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. So आज हम लोग को ब्रिजेस वाले चैप्टर का जो आखिरी टॉपिक बचा हुआ है विच इज क्यू मीटर Ma'am, एंड उसके बाद फेस. यस ma'am, last class I have a doubt. May I ask? यस यस. Ma'am, in Wings Bridge, what is the need of mechanical coupling between R1 and R2? A need for mechanical coupling is like it is very difficult to tune the capacitor if we are using variable capacitor, and if we want a frequency of desired range, then we need to make these capacitors variable. Like we have two capacitors in Wayne Bridge. Yes or no? Yes, ma'am. And then simultaneously changing two capacitors is very difficult, so we use their mechanical coupling, because of which these resistances will be changed simultaneously and the capacitors will be changed, and it will be easy to set a frequency. That's why there is mechanical coupling. Okay, ma'am. Is it clear? Yes, ma'am. Okay. So आज हम लोग को पढ़ना है क्यू मीटर. Not there. ठीक है. सो आपको स्क्रीन शेयर में नोटपैड ही है ना या कुछ और है अभी? मैम आपके नोट्स शो हो रहे हैं. ओके. अब ठीक है? यस Yes, मैम. ma'am. Yes, ma'am. ठीक है. So today we are going to start Q meter. So basic diagram जो नीड है Q मीटर की, लास्ट क्लास में हमने 3 किए हैं, थोड़ा सा उनको देखना जरूरी है. जो 2 ब्रिज है उनका Q मीट कैलकुलेट किया था हमने, Q फैक्टर कि ये किस रेंज के लिए है. तो कल की क्लास में हमने देखा था कि Q क्या होता है. कोई बता सकता है क्या? Q फैक्टर क्या बताया था, अगर किसी को थोड़ा भी ध्यान में हो या याद हो? 2 pi into Q maximum फैक्टर क्या होता है? stored per cycle divided by maximum energy dissipated per cycle. Dissipated per cycle. Very good. So ये जो Q फैक्टर है ये आया ही इसलिए पिक्चर में है क्योंकि हम स्टोरेज एलिमेंट जैसे कि L एंड C यूज कर रहे हैं. अगर L एंड C यूज नहीं कर रहे होते तो Q फैक्टर पिक्चर में नहीं आता. सबसे पहली चीज तो ये. और ये Q फैक्टर एक ऐसा फैक्टर है जो ये डिनोट करता है कि हमारा सर्किट कितनी ज्यादा से ज्यादा एनर्जी को स्टोर कर रहा है और उसी टाइम पे कितना डिसिपेट कर रहा है. और अगर ज्यादा स्टोर हो रहा है तो डेफिनेटली हमें एनर्जी स्टोर करके ज्यादा मिलेगी, तो हमें आउटपुट उस केस में ज्यादा मिलेगा. तो क्या होता है कि L और C जो दो इंडक्टर एंड कैपेसिटर्स, ये जो 2 एलिमेंट हैं कभी भी अकेले नहीं प्रेजेंट होते, इनके साथ इनका एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी प्रेजेंट होता है. और जब भी बात आती है इन L, C और R को मेजर करने की, तो वी कैन नॉट मेजर दीज एलिमेंट्स डायरेक्टली, वी हैव टू मेजर दीज एलिमेंट्स इनडायरेक्टली. मतलब कि अगर हमें कोई एक्सटर्नल पैरामीटर पता चल गया तो उनकी मदद से, जो कि इस पे L और C पे डिपेंडेंट है. जैसे कि इनमें से सबसे मोस्ट कॉमन जो पैरामीटर है वो है Q फैक्टर जो होता है, कल की क्लास में हमने देखा था. दिस Q इज इक्वल्स टू मैक्सिमम 2 पाई इंटू मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड पर डिवाइडेड बाय मैक्सिमम एनर्जी डिसिपेटेड. तो इससे जो आपका फॉर्मूला बनता है Q का, वो ये होता है EC और EL.
डिवाइडेड बाय ई। और ये जो EC है जो एनर्जी आपके कैपेसिटर के अक्रॉस स्टोर होगी या जो एनर्जी जो इंडक्टर के अक्रॉस होगी। और जो एलिमेंट डेसिपेट करने वाला है वो कौन सा एलिमेंट है बताइए आप लोग। रजिस्टर। R, L एंड C में से रजिस्टर डेसिपेटिंग एलिमेंट है। मतलब कि नीचे जो डिनोमिनेटर में E है, ये E आपका एनर्जी नहीं है, यहाँ पे E पोटेंशियल को डिनोट कर रहा है। क्यों पोटेंशियल को डिनोट कर रहा है? क्योंकि अल्टीमेटली हम पोटेंशियल की मदद से एनर्जी ही निकालेंगे, इसलिए जैसे हाफ CV स्क्वायर एंड हाफ LI स्क्वायर होता है, तो अगर पोटेंशियल कैलकुलेट हो गया तो उसे एनर्जी भी आ जाएगी। तो EC एंड EL जो है एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट है, और जो एनर्जी डेसिपेटिंग एलिमेंट है वो E, मतलब जो रजिस्टर के अक्रॉस पावर डेसिपेट होने वाली है वो। तो इन दोनों का रेशियो हमें Q फैक्टर बताता है। तो अगर हम Q को डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं तो इसकी मदद से हम L और C को और इसके जो इंटरनल रेजिस्टेंसेज हैं उसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कल की क्लास में जो हमने L और C की वैल्यूज निकाली, मतलब Q की जो वैल्यू निकाली थी वो ये कुछ थी, फॉर omega naught for inductor and this was for capacitor. Yes or no? यस मैम। ऐसा ही कुछ था, ठीक है। तो ये है Q फैक्टर, जो कि इंडक्टर और कैपेसिटर के अक्रॉस जो भी एनर्जी सेव हो रही है उस फैक्टर उसको बताता है कि कितनी मैक्सिमम एनर्जी स्टोर हो रही है। तो ये तो आपका फाइनल डेरिवेशन हो गया, बट Q का एक और रिलेशन जो EC बाय E से हम लोग एक ऑब्जर्व कर सकते हैं वो ये है कि EC मींस पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर विल बी इक्वल्स टू Q टाइम्स पोटेंशियल अक्रॉस द रजिस्टर। और यहाँ पे जो बेसिक कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है वो है रेजोनेंस की कंडीशन यूज करी जाती है। मैम और ई रेजोनेंस की एनर्जी कंडीशन है अभी हम कि लोग पोटेंशियल है? E इज पोटेंशियल, यहाँ पे आप लोग ये ध्यान दीजिए, बात हम एनर्जी की कर रहे हैं, बट E जो है यहाँ पोटेंशियल को डिनोट कर रहा है। मतलब E इज इक्वल्स टू I इंटू R या I इंटू XL या I इंटू XC। एक्सी। अगर जैसे EC होगा तो क्या होगा, I इंटू XC, एक्सी। एंड EL क्या होगा, I आई इंटू इंटू XL, एक्सएल। और E will be similarly I इंटू R। इज इट क्लियर? यस मैम। ठीक है। तो जो Q मीटर है, Q मीटर एक बेसिक ऐसा मीटर है जिसका यूज करते हैं हम फॉर रीडिंग द Q ऑफ एनी RLC सर्किट, और उस Q की मदद से उस RLC सर्किट के R, L और C एलिमेंट्स को हम डिटरमाइन कर सकते हैं। इसीलिए जनरली क्या कहा जाता है कि Q मीटर की मदद से हम इम्पिडेंस कैसे मेजर कर सकते हैं ये बताना है। मतलब Q तो पता चल जाएगा, बट उस Q की मदद से, क्योंकि Q किससे डिपेंडेंट है, Q इज इक्वल टू EC बाय E से ओमेगा L बाय R, तो यहाँ L और R इसके आ जाएंगे, और उसके अलावा सिमिलरली ओमेगा C R से C और R भी आ जाएगा। तो Q मीटर की मदद से हम इम्पिडेंस निकाल सकते हैं, इंडक्टेंस निकाल सकते हैं और रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। Yes, ma'am. तो यहाँ पे हम जो एक नई चीज पढ़ने वाले हैं वो है रेजोनेंट की कंडीशन, जिसपे कि Q मीटर वर्क करता है। ठीक है, बाकी आपको नोट्स मिल जाएंगे जिसमें कि पूरी थ्योरी गिवन है। तो बेसिक Q मीटर का यही है कि इसका यूज करते हैं हम स्टोरेज फैक्टर विच इज Q, उसको डिटरमाइन करने के लिए, एंड इस Q की मदद से हम लोग रेडियो फ्रीक्वेंसी कॉइल्स, इंडक्टर्स एंड कैपेसिटर्स, इन सब की वैल्यू को डिटरमाइन कर सकते हैं। फिर है इसका प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग। प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग देखते हैं। प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग में जो बेसिक कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है वो है सीरीज RLC सर्किट। तो आप लोग बताइएगा, क्या आपने ये पहले वर्ड सुना है, सीरीज RLC सर्किट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस ठीक मैम। है। सीरीज RLC सर्किट में हम अप्लाई करेंगे रेजोनेंट की कंडीशन। कंडीशन। रेजोनेंस कितने पहले, रेजोनेंस यस मैम। रेजोनेंस की कंडीशन मतलब कि एक सर्किट है हमारे पास जिसमें कि
जिसमें कि आर एल और सी तीनों सीरीज में लगे हुए हैं। ये एसी के लिए बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। आप कभी भी ये मत सोचिए क्योंकि एल और सी डीसी पे वर्क नहीं करते, एक ओपन हो जाता है, एक शॉर्ट हो जाता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. ये ई है सोर्स का पोटेंशियल, दिस इज आर, ये है एक कॉइल, देन दिस इज सी। तो इसके क्रॉस का जो पोटेंशियल होगा PC. ये है, यस, दिस इज ईएल। बट ईएल आप लोग को जनरली क्या होता है कि रेजिस्टर, क्योंकि इंडक्टर के अक्रॉस, इंडक्टर का भी एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, तो ये आर उसमें इंक्लूड किया गया, तो ये कंप्लीट आपका ईएल यहाँ पे आएगा ऐसा। ठीक है, तो रेजोनेंस की कंडीशन में क्या होता है कि जो इंडक्टर और कैपेसिटर के अक्रॉस का वोल्टेज है और इनका जो इम्पीडेंस है, मतलब कि एक्सी और एक्सएल दोनों की वैल्यू इक्वल हो जाती है, और उस टाइम पे हमें जो फ्रीक्वेंसी मिलती है उसे बोलते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी या नेचुरल फ्रीक्वेंसी। और उस फ्रीक्वेंसी पे हमें साइनोसॉइडल वेव फॉर्म, मतलब एक जो पैटर्न मिलता है सिग्नल का, वो साइनोसॉइडल फॉर्म में होता है, और जिसकी वजह से जो हमारी डिजायर्ड, मतलब मोस्ट ऑफ द सिग्नल्स जो ऑपरेट किए जाते हैं वो साइनोसॉइडल शेप में होते हैं, तो वो मिलना आसान हो जाता है। मतलब वही मिलने से हम बाकी का ऑपरेशन, आगे का ऑपरेशन करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे दोनों के जो इम्पिडेंसेस हैं एक्सी एंड एक्सएल, उनको इक्वल किया जाता है। तो रेजोनेंट की फ्रीक्वेंसी पे एक तो आपका फेजर का रिलेशन भी देख लीजिए कि कैसा होता है फेजर का रिलेशन। इंडक्टर के अक्रॉस का वोल्टेज 90 डिग्री लीड करता है एंड कैपेसिटर के अक्रॉस का वोल्टेज 90 डिग्री लैग Lag. करता है, लैग कर और इससे हमें आयन, ठीक है, तो ये है रिलेशन ऐसा। एंड जो आपका रजिस्टर के अक्रॉस का डायरेक्शन है वो वही है जो करंट की डायरेक्शन है। देन दिस इज द फेजर डायरेक्शन फॉर एक्सएल, एक्सएल, एक्सी एंड आर। जो बेसिक कॉन्सेप्ट रेजोनेंट का है कि दोनों के अक्रॉस के इम्पिडेंसेस सेम होंगे, तो उसकी वजह से जो Z होता है, Z R प्लस J जनरली XL माइनस XC होता है, जो अगर दोनों सेम हो जाएंगे तो Z विल बी इक्वल्स टू R। और इस केस में जो हमें आउटपुट वोल्टेज E नॉट मिलेगा वो हो जाएगा I इंटू आर, क्योंकि ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो जो रेजोनेंट सीरीज आरएलसी सर्किट में रेजोनेंट की कंडीशन में आउटपुट वोल्टेज मिलता है, वो आउटपुट वोल्टेज इक्वल होता है वही वोल्टेज जो कि रजिस्टर के अक्रॉस प्रेजेंट हो रहा है। तो बात ये आती है कि फिर सी और एल के अक्रॉस कौन सा वोल्टेज मिल रहा है, तो जो सी और एल के अक्रॉस का वोल्टेज है विच इज ई सी एंड ई एल, वो हो जाता है, वो हमें मिलता है क्यू फैक्टर से, क्योंकि इस केस पे जो क्यू फैक्टर होता है वो है ई सी बाय ई और ई एल बाय ई। तो जब ये बात आती है कि क्या होगा वोल्टेज इस कैपेसिटर और इंडक्टर के अक्रॉस का, तो उसे हम कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्यू फैक्टर, ठीक है। और जो आउटपुट वोल्टेज एक्चुअली में आ रहा है वो वही वोल्टेज होता है जो रजिस्टर के क्रॉस प्रेजेंट होता है। ये कॉन्सेप्ट भी आप लोग पढ़ चुके हैं या नहीं? Yes, ma'am. एनीवन? पहले देखा है आपने ये कॉन्सेप्ट कि रेजोनेंट की कंडीशन में ऐसा कैसे क्या होता है? Yes, ma'am. B Yes, ट्रिपल ma'am. तो अभी इस पे नहीं हुआ है नेटवर्क पे। फ्रीक्वेंसी तक पढ़ा था, अच्छा, फैक्टर नहीं पढ़ा था पहले। यस मैम। ठीक है।
हेलो Yes, हेलो ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, सभी को आवाज आ रही है? Yes, Yes, ma'am. ma'am. तो जो यहाँ पे प्रिंसिपल यूज किया जा रहा है वो है रेजोनेंट सीरीज आरएलसी में सर्किट में रेजोनेंट प्रिंसिपल। और इस रेजोनेंट सर्किट में जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो है फ्रीक्वेंसी ऑफ रेजोनेंस, वो फ्रीक्वेंसी जिसपे कि रेजोनेंस की कंडीशन अचीव होगी। रेजोनेंस की कंडीशन क्यों अप्लाई करी जा रही है? क्योंकि रेजोनेंस की कंडीशन में हमें एक पीक वैल्यू मिलेगी कैपेसिटर और इंडक्टर के अक्रॉस, और वही पीक वैल्यू जो है वो हम क्यू फैक्टर की मदद से कैलकुलेट करेंगे। और इसके साथ ही साथ जो उसकी फ्रीक्वेंसी डिराइव करेंगे हम लोग, वो फ्रीक्वेंसी को डिराइव करेंगे एक्सी और एक्सएल की मदद से, क्योंकि एक्सी की वैल्यू क्या होती है? एक्सी इज इक्वल्स टू, 1 upon omega बताइए c. क्या होता है? 1 अपॉन ओमेगा सी। तो इस ओमेगा को हम ओमेगा नॉट फॉर रेजोनेंट सब्सक्रिप्ट देंगे। हेलो Yes, हेलो ma'am. Yes, ma'am. Yes, हाँ, ma'am. सॉरी सॉरी, एक कॉल आ गया था इस वजह से। So and XL is equals to omega naught into L। और रेजोनेंट की कंडीशन मतलब जो भी इम्पिडेंस होगा कैपेसिटर के अक्रॉस का और जो भी इम्पिडेंस होगा इंडक्टर के अक्रॉस का, दोनों सिमिलर होंगे, तो दोनों को इक्वेट करेंगे, यहाँ से हमें ओमेगा नॉट निकल करके आएगा। बताइए क्या होगी वैल्यू? 1 by root LC. यस, यहाँ से ओमेगा नॉट जो निकल करके आएगा, ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू एल सी, और omega naught will be equals to 1 by under root of LC, then omega will be equals to 1 by 2 pi under root LC। F ठीक है? naught, ma'am. यस, और इस कंडीशन में जो करंट होगी वो क्या होगी? आई नॉट विल बी इक्वल्स टू ई डिवाइडेड बाय, बताइए, R. Z होना चाहिए, बट Z ना हो करके यहाँ पे Z इज इक्वल्स टू R है, तो हियर इट विल बी R। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, And ma'am. Q factor will be equals to energy stored across capacitor divided by energy dissipated और EL by E। और यहाँ पे EC जो है, EC क्या होगा? EC is equals to I into XC, एंड यही इक्वल होगा I into XL से। क्यों? क्योंकि XC और XL इक्वल हैं, और जो सीरीज सर्किट है तो डेफिनेटली सीरीज ब्रांच में एक ही करंट फ्लो होगी विच विल बी I। ठीक है, ये Yes, क्लियर है ma'am. सभी को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो यहाँ से EL बाय E से जो निकल करके आएगा, दैट विल बी I इंटू एक्सएल डिवाइडेड बाय I इंटू R, और I कैंसिल, और XL इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट इंटू L डिवाइडेड बाय R। दिस इज द Q फैक्टर for series RLC circuit, and this principle is being used in Q meter। Okay? Yes, ma'am. अब इसका जो प्रैक्टिकल सर्किट होता है वो देख लीजिए कि इस प्रैक्टिकल सर्किट में हम यूज करते हैं प्रैक्टिकल सर्किट में आप लोगों को शो कर देती हूँ, उसको ड्रॉ करने से अच्छा है कि दिखा दिया जाए।
दिस इज द प्रैक्टिकल सर्किट ऑफ क्यू मीटर। यहाँ पे क्या क्या लगे हुए हैं, एक ऑसिलेटर लगा हुआ है, ऑसिलेटर के साथ एक शंट वेरिएबल शंट रेजिस्टेंस है और उसी वेरिएबल शंट रेजिस्टेंस के साथ ही एक थर्मोकपल वोल्ट मीटर का अरेंजमेंट किया गया है और इस थर्मोकपल वोल्ट मीटर की मदद से हम ई वोल्टेज को इस सर्किट में इंसर्ट करते हैं। जैसा कि प्रिंसिपल में हमने देखा कि एक सीरीज आरएलसी सर्किट होता है, तो यहाँ पे आर, ये यहाँ पे कॉइल और सीडी दो, एक डिस्ट्रीब्यूटेड कैपेसिटर और एक कॉइल, दोनों एक दूसरे से पैरेलल में कनेक्टेड है। जिसके बाद एक वेरिएबल कैपेसिटर कनेक्टेड है सीरीज में ही, और इस वेरिएबल कैपेसिटर के अक्रॉस एक इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट मीटर है और इस इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट मीटर की मदद से डायरेक्टली क्यू फैक्टर को रीड किया जाता है। डायरेक्टली कैसे रीड किया जाता है, क्योंकि EC विल बी इक्वल्स टू Q इंटू ई, और E हमें पता होगा क्योंकि E इज इक्वल्स टू I इंटू R है, तो Q वहां से ये इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट मीटर रीड करेगा। ये क्लियर है सभी को? इस यहाँ जो आपको ये एक ट्यूनिंग कैपेसिटर दिख रहा है, वेरिएबल कैपेसिटर, इसका नाम है ट्यूनिंग कैपेसिटर। दिस इज ट्यूनिंग कैपेसिटर, और इस ट्यूनिंग कैपेसिटर की मदद से ये इसकी मदद से EC कैलकुलेट किया जाएगा और वो EC इज इक्वल टू Q इंटू ई, और वहां से Q फैक्टर डिटरमाइन होगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यहाँ पे लगा हुआ है एक कॉइल और उसके साथ ही डिस्ट्रीब्यूटेड कैपेसिटर, तो इस कॉइल का जो L है वो भी डिटरमाइन किया जाएगा, उसको भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली CD की वैल्यू गिवन होगी। यहाँ पे एक शंट रेजिस्टेंस, वेरिएबल शंट रेजिस्टेंस लगा है जिसकी वैल्यू बहुत ही कम होती है, हंड्रेड्स ऑफ ओम में होती है। ऑसिलेटर है, रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर है, जो कि एक फिक्स फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को जनरेट करता है, क्योंकि जब भी हम क्यू फैक्टर की बात करते हैं तो ओमेगा फैक्टर पिक्चर में आता है। ओमेगा मतलब फ्रीक्वेंसी, और अगर हम क्यू कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमें फ्रीक्वेंसी पता होनी चाहिए, और वो फ्रीक्वेंसी कहाँ से पता चलेगी कि वो फ्रीक्वेंसी का सिग्नल ये ऑसिलेटर जनरेट करेगा। ऑसिलेटर विल प्रोड्यूस अ फ्रीक्वेंसी ऑफ एक फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को जनरेट करेगा। इज इट क्लियर? यस मैम। यस मैम। मैम ये CD क्यों लगा है? CD लगा हुआ है बेटा, डिस्ट्रीब्यूटेड कैपेसिटेंस है, और यहाँ पे RLC सर्किट सीरीज में अप्लाई कर रहे हैं, और उसके अलावा और भी यहाँ पे चीजें होती हैं, जैसे कि थर्मोकपल वोल्ट मीटर लगाया है और ट्यूनिंग कैपेसिटर लगाया हुआ है। तो एग्जैक्टली ये नहीं है कि सिर्फ इस वजह से लगाते हैं। यहाँ पे हम L और C एक टैंक सर्किट यूज कर रहे हैं। LC जब भी आपको ऐसा पैरेलल में मिलेगा, एक टैंक सर्किट के फॉर्म में है, और इसलिए यहाँ पे मतलब जरूरी नहीं कि सिर्फ हम L यूज करें, उसके साथ एक डिस्ट्रीब्यूटेड कैपेसिटर भी यूज किया जा रहा है। एग्जैक्टली ऐसा फिक्स नहीं है कि इसका यही कोई काम है, बट क्योंकि एक कंप्लीट प्रैक्टिकल सर्किट है तो वहां पे उसका यूज डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में लगाया गया है कैपेसिटर को। डिस्ट्रीब्यूटेड कैपेसिटर, कैपेसिटी के अलग अलग टाइप्स होते हैं, तो उनमें से एक टाइप है डिस्ट्रीब्यूटेड कैपेसिटर, इसलिए इसका नाम, इसका जो ये डी सब्सक्रिप्ट दिख रहा है वही डिस्ट्रीब्यूटेड, CD फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड कैपेसिटर। ओके मैम। और इसकी वैल्यू कैलकुलेट करी जाती है, इसकी वैल्यू भी डिराइव करी जाती है, उसके बेस और उस पे बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, मैम तो और इसको और डिटेल में देखेंगे अभी। यस मैम ये जो EC के अक्रॉस ये वोल्ट मीटर लगा है इलेक्ट्रॉनिक, हम उसको EL के अक्रॉस भी तो लगा सकते हैं ना? हेलो यस मैम। यस हेलो, आवाज आ रही है मेरी? यस Yes, मैम। नेटवर्क फ्लक्चुएट हो रहा है क्योंकि मेरा सेल फोन बज रहा है, उस वजह से, इसलिए इसको बीच बीच में अनम्यूट हो जा रहा है ये। हाँ बेटा बोलिए, क्या मैम जो EC हम इसके अक्रॉस कैपेसिटर के अक्रॉस निकाल रहे हैं, फिर क्यू फैक्टर निकालेंगे, यस तो मैम हम यस उसको ऐसे जो ये इंडक्टर लगा है उसके अक्रॉस भी तो लगा के निकाल सकते हैं ना, क्योंकि EC और EL भले ही फेज डिफरेंट हो जाए 90 डिग्री, पर वैल्यू तो सेम देंगे। हाँ, लेकिन यहाँ पे हम ट्यूनिंग कैपेसिटर यूज कर रहे हैं बेटा।
ट्यूनिंग कैपेसिटर मतलब ये वेरिएबल कैपेसिटर है और इस कैपेसिटी के वैल्यू को चेंज करेंगे, उस अकॉर्डिंग ईसी चेंज होगा। वो तो एक फिक्स्ड वैल्यू के एल और सी डी लगा दिए गए हैं, वो ओके वेरिएबल मैम। नहीं है, यस मैम। है ना? यस मैम, आ गया समझ में। जो सी डी है इसको हम सेल्फ कैपेसिटेंस भी बोलते हैं। दिस इज डिस्ट्रीब्यूटेड कैपेसिटेंस और सेल्फ कैपेसिटेंस इस सर्किट का जो है, ठीक है? यस मैम। तो ये प्रैक्टिकल सर्किट है। इस सर्किट में हम जो Q निकालेंगे, Q विल बी कैलकुलेटेड बाय सेम फॉर्मूला जो होता है, जो अभी आपको Q का बताया गया, Q विल बी इक्वल्स टू E नॉट बाय E। यहाँ पे आपका ये EC हो सकता है या EL हो सकता है, E नॉट बाय E, और ये जो E नॉट है उसकी मदद से फिर ये आपका Q होगा, और Q की मदद से फिर हम कैलकुलेट करेंगे और भी पैरामीटर्स, जैसे कि इंडक्टेंस निकालेंगे और इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालेंगे और सेल्फ कैपेसिटेंस निकालेंगे, ठीक है? यस मैम। यस मैम। तो इसको और आपको बाकी चीजें मिल जाएंगी, पर आपको एग्जाम में अगर पूछा जा रहा है कि आपको क्यू मीटर बताना है कि किस तरीके से क्यू मीटर से हम इम्पिडेंस को कैलकुलेट करते हैं, तो आपको ये बहुत सारी चीजें नहीं लिखनी है, मतलब काफी बड़ा हो जाएगा ये। प्रिंसिपल एक्सप्लेन करना है, प्रैक्टिकल सर्किट बताना है, प्रैक्टिकल सर्किट की ये जो वर्किंग है कि किस तरीके से हम क्यू मेजर कर रहे हैं ये बताना है। फिर उसके बाद अगर आपके पास टाइम है और आपको बहुत अच्छे से आता है तो डेफिनेटली आप पूरा बताइए, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो ये करेक्शन फॉर शंट एंड करेक्शन फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड कैपेसिटी पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम क्वेश्चन इनके बीच से भी पूछा जा सकता है। बट अगर आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको एक्सप्लेन करना है क्यू मीटर की मदद से किस तरीके से इम्पिडेंस को कैलकुलेट किया जाता है, और ये आपका 7 या 8 मार्क्स का है, तो इसमें आप फिर मेजरमेंट ऑफ इंडक्टेंस को बताइए और मेजरमेंट ऑफ इफेक्ट, और यहाँ पे ये ट्रू वैल्यू ऑफ द क्यू, मतलब जब भी यहाँ पे और भी एक्सटर्नल पैरामीटर्स जैसे कि एल और सी डी और 2 आर दिख रहे हैं, उनकी मदद से वो लगे होने की वजह से एग्जैक्टली वही क्यू नहीं मेजर करेगा वोल्ट मीटर, जो कि उस तो कैपेसिटर के अक्रॉस के क्यू को मेजर करेगा। बट उसके साथ साथ सर्किट में हमारे आर भी लगा हुआ है, एक और सेल्फ कैपेसिटेंस लगा है और एक और इंडक्टेंस लगा है, ये 3 और पैरामीटर्स भी लगे हुए हैं। दैट मीन्स जो ओवरऑल सर्किट का क्यू होगा वो कुछ अलग होगा इस कैपेसिटर के अक्रॉस के क्यू का, बट उसको कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे करेक्शन की 3 चीजें दी गई हैं कि शंट के अक्रॉस अगर हमने क्यू को मेजर किया तो क्या होगा, सिमिलरली इंडक्टेंस के अक्रॉस का क्या होगा और डिस्ट्रीब्यूटेड कैपेसिटेंस के अक्रॉस का। तो ये चीजें आप एग्जाम में लिखने में स्किप कर सकते हैं, बट जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं जैसे कि ट्रू वैल्यू ऑफ द क्यू क्या है वो पता होनी चाहिए, फिर उसके बाद किस तरीके से मेजरमेंट करना है ये आपको पता होना चाहिए। तो ये जो 3 टेक्निक्स हैं, मेजरमेंट ऑफ इंडक्टेंस, मेजरमेंट ऑफ इफेक्टिव रेजिस्टेंस, मेजरमेंट ऑफ सेल्फ कैपेसिटेंस, ये जरूर आपको लिखनी होगी, और इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जा चुके हैं इवन प्रीवियस ईयर्स में, तो आप ध्यान दीजिएगा। इज इट क्लियर? यस मैम। यस मैम। ठीक है, कुछ नहीं समझ में आया हो तो प्लीज बताइएगा, नेक्स्ट क्लास में भी पूछ सकते हैं कि यहाँ पे क्यू मीटर में कैसे क्या होता है, तो डेफिनेटली आपको आंसर किया जाएगा। और क्वेश्चन भी है इसमें, बट क्वेश्चन सिंपली फॉर्मूला बेस्ड है तो उनको उसको अभी करने की जरूरत नहीं है। अब हमें फेजर डायग्राम करना है कि किस तरीके से फेजर ड्रॉ किया जाएगा, जो ब्रिजेस हमने पढ़े हैं। तो अब आप में से कोई भी बताइए कि कौन कौन से ब्रिजेस हमने कल की क्लास में पढ़े हैं। मैम सबसे पहले मैक्सवेल पढ़ा। ये मैक्सवेल इंडक्टेंस और तो अभी पहले ये कैपेसिटर। बताइए क्यू मीटर सभी को क्लियर है या नहीं? यस यस मैम। मैम। यस मैम। ठीक है, 23rd से आपका पेपर है, अभी 2 दिन और क्लासेस लगेंगी, हालांकि उसके बाद भी लगेगी, मिड सेम 2 के बाद भी क्लासेस लगेंगी अगर अपने पास टाइम है तो, बट मिड सेम 2 के लिए सिलेबस हमें कवर करना है इसलिए। जो हमने ब्रिजेस पढ़े हैं कल की क्लासेस में वो है मैक्सवेल्स ब्रिज,
सबसे पहले पढ़ा मैक्सवेल्स इंडक्टेंस ब्रिज। तो बेसिक नेचर जो आर एल एंड सी का है और इनका जो फेजर है ये आप सभी को हो सकता है पता हो, बट एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। आर एल एंड सी। आर के थ्रू भी आई करंट फ्लो हो रही है, एल के क्रॉस भी आई करंट फ्लो हो रही है, सी के क्रॉस भी आई करंट फ्लो हो रही है। बट आर और आई जो यहाँ पे जो हमें डायग्राम में डायरेक्शन दिख रहा है, जब हम फेजर ड्रॉ करने जाते हैं तो जरूरी नहीं है कि उनका डायरेक्शन सेम हो। ऐसा क्यों जरूरी नहीं है? क्योंकि एल का नेचर क्या होता है, एल के अक्रॉस का जो इम्पिडेंस होगा वो है एक्सएल इज इक्वल्स टू ओमेगा एल। सिमिलरली सी के अक्रॉस का जो इम्पिडेंस जो रिएक्टेंस प्रेजेंट होता है वो है 1 ओमेगा सी। तो ये ओमेगा फैक्टर आने की वजह से यहाँ पे फेज ऐड हो जाता है, 90 डिग्री का फेज ऐड, 90 डिग्री या कोई भी डिग्री का, बस लैग और लीड मतलब आई एंड एल जो करंट की डायरेक्शन है वही डायरेक्शन एल की नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे एक और टर्म प्रेजेंट है विच इज ओमेगा। सिमिलरली जो डायरेक्शन आई की है वही डायरेक्शन सी की नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे भी ओमेगा टर्म प्रेजेंट है। तो डायरेक्शन कैसी होगी ये देखते हैं। आर में कोई भी टर्म नहीं प्रेजेंट होने की वजह से आई, और यहाँ पे आई इंटू आर मतलब जो करंट की डायरेक्शन है वही वोल्टेज की डायरेक्शन है, कोई चेंज नहीं है। बट यहाँ पे क्या होगा कि अगर ये आई की डायरेक्शन है, रेफरेंस डायरेक्शन है, तो आई इंटू एक्सएल की डायरेक्शन विल बी 90 डिग्री अबव। जो वोल्टेज है इंडक्टर के अक्रॉस का वो 90 डिग्री लीड करेगा। मैम आवाज ब्रेक हो रही है आपकी। अगर ये हेलो, आवाज नहीं आ रही है बेटा? ब्रेक हो रही मैम। नहीं आ रही आवाज? बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है क्या? अभी भी नहीं आ रही है? नहीं आ रही है वॉइस? हेलो मैम आ रही है। अभी भी नहीं आ रही है क्या? मैम आ रही है अब। क्लियर है मैम, अरे क्लियर है मैम। तो जो अगर ये आई की डायरेक्शन है, यहाँ पे ये आई की डायरेक्शन है, तो जो वोल्टेज होगा कैपेसिटर के अक्रॉस का, मतलब जो ईसी होगा वो होगा 90 डिग्री लैग में, और जो वोल्टेज होगा इस इंडक्टर के अक्रॉस मतलब जो ईएल होगा वो 90 डिग्री लीड में। ये क्लियर है सभी को? यस मैम। यस मैम। Yes, इज इट क्लियर टू एवरीवन? मतलब voltage across the resistor will be in same direction of the current, but voltage across the inductor will be in 90 degree leading direction, and voltage across the capacitor will be in 90 degree lagging direction. और इसका जस्ट इनवर्स हो जाता है फॉर करंट, मतलब कि यहाँ तो कोई चेंज नहीं आने वाला, दोनों सेम डायरेक्शन में है। अगर हम करंट ले रहे हैं, करंट ये आपकी रेफरेंस डायरेक्शन हो गई करंट की, ये रेफरेंस डायरेक्शन है। और अगर हम करंट ले रहे हैं इंडक्टर के क्रॉस की, तो वो करंट होगी 90 डिग्री लैगिंग, ये आईएल।
सिमिलरली अगर हम ये हमारी रेफरेंस डायरेक्शन है करंट की, तो करंट अक्रॉस द कैपेसिटर विल बी इन 90 डिग्री लीडिंग डायरेक्शन, और जैसा कि वोल्टेज के केस में हो रहा था उसका जस्ट इनवर्स हो गया. इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, मैम. ये बेसिक कॉन्सेप्ट है फॉर ड्राइंग दी फेजर डायग्राम. अब हम लोग देखते हैं कि कैसे फेजर डायग्राम को ड्रॉ करना है. तो सबसे पहले मैक्सवेल्स इंडक्टेंस ब्रिज. सी सबसे इजीएस्ट है अभी स्टार्टिंग के. उसके बाद जैसे जैसे कैपेसिटर और ज्यादा ऐड होते जाएंगे, मतलब कि चेंज कहाँ आने वाला है, एल और सी एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे ज्यादा, तो ज्यादा से ज्यादा फेजर में चेंज आएगा. मतलब कि जैसे शेयरिंग ब्रिज प्रेजेंट है एंड वो पैरेलल में प्रेजेंट है, तो उसकी वजह से फेजर डायग्राम में ज्यादा चेंज आता है. तो हम वो सब देखेंगे, बट पहले आप लोग इजी समझिए, उसके बाद आप नेक्स्ट वाला करके देखिएगा आपसे आ रहा है या नहीं आ रहा है. अदरवाइज पूरे आपको बताए जाएंगे, ऐसा नहीं है कि एक दो ही करना है. सबसे पहले है मैक्सवेल्स इंडक्टेंस ब्रिज. इसको मैं छोड़ रही हूँ, मैं मैक्सवेल्स इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज बता रही हूँ. इसके बाद आप लोग मैक्सवेल्स इंडक्टेंस ब्रिज खुद से करेंगे. ठीक है, ये कंपैरेटिवली इजी है क्योंकि. इज इट क्लियर? यस ओके मैम. मैम. ये ड्रॉ से तो मैं परेशान हो गई हूँ. मैक्सवेल्स इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज, जहाँ पे कि फोर्थ आर्म में कैपेसिटर और रेजिस्टर पैरेलल में प्रेजेंट हैं, और यही जो है Q वैल्यू 1 to 10 के लिए यूज किया जाता है. This is C4, this is R4, R3, R2, R1, L1. करंट यहाँ पे I1, यहाँ पे I2. इस ब्रांच में भी बैलेंस की कंडीशन में यहाँ कोई करंट नहीं जाएगी, मतलब यहाँ भी I1 फ्लो हो रही है और यहाँ क्या फ्लो हो रही है, I2. ये भी डिवाइड हो रही है, तो ये हो गया IC एंड दिस इज IR. ठीक है. नेमिंग क्यों जरूरी है, क्योंकि जब हम फेजर ड्रॉ करते हैं उस टाइम पे ये I1, I2, IC यही चीजें हैं जो हम फेजर में यूज करते हैं, इसलिए नेमिंग को समझना जरूरी है. नेमिंग आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, बट वो आपको प्रॉपरली समझ में आई होनी चाहिए कि हाँ ये मैंने इसको I1 लिया है, इसको I2 लिया है. मे बी आप मेरा कन्वेंशन यूज करके अपना कन्वेंशन यूज करें, बट वो भी स्टैंडर्ड होना चाहिए, एक फिक्स होना चाहिए. ये नहीं कि आप अपने इस टाइम इंस्टेंस पे चेंज कर ले कभी भी. उसके बाद है एक और चीज, ये है E. तो अल्टीमेटली हमें डिटरमाइन करना है E. तो E के लिए इसके अक्रॉस का जो पोटेंशियल है वो क्या है बताइए. ये कौन सा पोटेंशियल है, एनीवन? E2. R2. यस यस, E2. सिमिलरली ये कौन सा है, E1. E1. 1. और ये है E3 एंड ये है E4. 4. तो यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है जो मैंने सबसे पहले बताया था कि E विल बी इक्वल टू E1 प्लस E3 और E2 प्लस E4. हाँ, वेक्टर एडिशन. तो वेक्टर एडिशन में यहाँ पे हम फेजर के थ्रू वेक्टर एडिशन करेंगे, तो हमें पैरेललोग्राम बनाना होगा. अगर आपको पता हो, वेक्टर में पढ़ा होगा, तो पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है वो वेक्टर एडिशन होता है उसकी दो एडजेसेंट ब्रांचेस का. यस और नो? Yes, Yes, ma'am. यस और नो? Yes, तो हमें ma'am. यहाँ पे एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करना होगा जो कि E1 और E3 जिसकी एडजेसेंट ब्रांचेस में होंगी, और वहां से हमें रिजल्टेंट E मिलेगा और उससे हमारा फेजर कंप्लीट होगा. सो सबसे पहले ड्रॉ करेंगे रेफरेंस डायरेक्शन. रेफरेंस डायरेक्शन मतलब हमने I1 से स्टार्ट किया और I1 इज फ्लोइंग थ्रू दिस R1, मतलब I1 R1 की डायरेक्शन सेम रहने वाली है.
बट जैसे ही I1 इस L1 के थ्रू गया तो I1 L1 की डायरेक्शन क्या हो जाएगी बताइए? 90 डिग्री क्या हो जाएगी? लैग करेगी। अबव, 90 डिग्री अबव, लीड करेगी, लीड। I1 R1 की डायरेक्शन बेटा, दिस इज ओके I1, ठीक है। सिमिलरली I1 R1 भी वही हुआ, बट ये हो जाएगी किसकी? I1 एक्स ओमेगा L1, ठीक है। यस मैम ये हो गया। और ये जो रिजल्टेंट है ये हमें क्या देगा? दिस विल बी E1, यस और नो? यस Yes, मैम ma'am. ठीक है, ये हो गया E1। और क्योंकि हमें पता है कि E1 इज इक्वल्स टू, ये जो E1 है वो इक्वल है किसके? E2 के। हमने R1 पहले ही plus बैलेंस की कंडीशन में देखा है। यस मैम बैलेंस की कंडीशन में हमने पहले ही ये लिया है कि E1 इज इक्वल्स टू E2। ये क्लियर है सभी को? तो यहाँ पे E1 विल बी इक्वल्स टू E2, ठीक है। अब डायग्राम में और आगे देखते हैं कि ये जो I1 करंट है यही करंट कहाँ गई? R3 से, यस और नो? यस मतलब मैम कि इसी को हम थोड़ा सा और आगे अगर एक्सटेंड कर दें, हाँ क्या हो रहा है, इसको थोड़ा सा और आगे अगर हम एक्सटेंड कर दें तो ये हो जाएगा I1 R3, और यही I1 R3 किसके इक्वल है? E3 के, यस और नो? यस मैम yes, ma'am. यस और नो? और Yes, E3 ma'am. हमें पता है किसके बराबर है? E4 के। E3 E4 के बराबर है अकॉर्डिंग टू द बैलेंस कंडीशन, यस मैम है या नहीं? ठीक है। यस मैम Yes, ma'am. तो ये जो इस E4, अब बात आती है कि E4 को कहाँ से कैसे करना है। ये है हमारा E1 इज इक्वल टू E2 एंड ये पॉइंट है हमारा E3 इज इक्वल टू E4। तो E1 प्लस E3 मतलब अब अगर हम इसका बीच में एक डायगोनल ड्रॉ करें और ऐसा एक पैलोग्राम ड्रॉ कर दें तो दिस विल बी E, यस और नो बताइए? ऐसा हो सकता है? यस मैम। यस मैम ठीक है, ये हुआ। लेकिन अभी भी एक चीज क्लियर नहीं है कि ये E4 जो है, E4 में हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन है। डेफिनेटली जो E4 दोनों पैरेलल में, तो जो यहाँ E4 होगा वही E4 यहाँ भी होगा, है ना? यस मैम दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं R और C, तो जो भी वोल्टेज इस R के अक्रॉस होगा वही वोल्टेज इस कैपेसिटर के अक्रॉस होगा। मतलब जो E4 मतलब IR इंटू R और IC इंटू XC दोनों सेम होने वाले हैं, वैल्यू Yes, वाइज ma'am. मैं बोल रही हूँ, ठीक है। लेकिन डायरेक्शन वाइज नहीं होगा। डायरेक्शन वाइज तो ये जो E4 हमें यहाँ दिख रहा है, ये E4 विल बी इक्वल्स टू IR इंटू R4 जो ये लगा हुआ है। बट IC की डायरेक्शन क्या होगी, अब ये बताइए आप लोग। ये Ma'am, I1 की डायरेक्शन नीचे। है तो IC की डायरेक्शन, IC बोल रही हूँ बेटा, IC मैम लीड करेगा IC की डायरेक्शन 90 डिग्री अबव। समझ आया? यस मैम Yes, ma'am. ठीक है, ये IC अबव है एंड दिस इज IR, मतलब ये वाली जो डायरेक्शन है ये वो डायरेक्शन है, वो करंट की डायरेक्शन है जो इस R के थ्रू फ्लो हो रही है, इसके थ्रू। या मैं दूसरा कलर यूज कर लेती हूँ, थोड़ा मैम समझ में आएगा। बेटा बोलिए। मैम मैम ये जो आईसी का आपने लास्ट में वर्टिकल बनाया है ना, हाँ ये हाँ 90 डिग्री लीड करते हुए, तो मैम जी हाँ अभी हम लोग यहाँ पास वोल्टेज हाँ वोल्टेज बोलिए। भी प्लॉट कर रहे हैं। जैसे ये IR R4 प्लॉट किए थे, ये हाँ वोल्टेज का है। हाँ 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 हाँ,
हाँ, पर हम इस पे करंट कैसे ड्रॉ कर दिया? देखो, इसको मैंने क्यों प्लॉट किया है? क्यों? क्योंकि हमें रिजल्टेंट करंट I2 भी शो करनी है। सी, अब आप डायग्राम में दूसरी करंट देखिए, अभी तक हम सिर्फ I1 को ले रहे थे। ये है हमारी, ये I2 की डायरेक्शन, ये I2, ये रेड पेन से देखिएगा, ये जा रही है I2 डिवाइड होकर के IC और IR, ठीक है, डिवाइड हुई है। तो ये I2 हमें शो करना होगा रिजल्टेंट I2 करंट। तो क्योंकि हमें ये पता है जो करंट R2 के थ्रू फ्लो हो रही है, मतलब जो E2 जहाँ पे वोल्टेज प्रेजेंट है, वही हमारी I2 की डायरेक्शन है। तो E1 इज इक्वल्स टू E2 से यहाँ पे हमें I2 तो मिल गया, I2 मिल गया, और दिस विल बी इक्वल्स टू मतलब E2 विल बी इक्वल्स टू I2 इंटू R2, बट ये भी है रिजल्टेंट किसका? दो करेंट्स का, विच इज इक्वल्स टू IC एंड IR। तो इसको आपको शो करना पड़ेगा कि ये I2 जो मिला है वो IC प्लस IR के रिजल्टेंट से मिला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन लगे हुए हैं R और C के। इज इट क्लियर? ये ऐसा डायग्राम आपको शो करना होगा। ओके मैम। इसलिए यहाँ पे करंट का फेजर भी आ गया है, ठीक है। यस मैम। इसको थोड़ा, इसका एक साफ डायग्राम आपको PDF में मिल जाएगा, बट ये आपके समझने के लिए, ताकि आप लोग खुद से भी एक ड्रॉ कर सकें, ठीक है। अब एक दूसरा डायग्राम देखें, थोड़ा मैं उसको और साफ बनाने की कोशिश करूंगी, क्योंकि ये डिजिटल पैड में का अभी नया। यस बेटा। मैम एक बार और ऊपर करिए ना, एक चीज और पूछना है। हाँ, मैम ये जो सबसे लास्ट में हॉरिजॉन्टल में ये लिखा है IR/R4 हॉरिजॉन्टल में यस यस, इक्वल, और ये मैम IC। तो मैम इन दोनों को जब हम ऐसे एक्सटेंड करेंगे, इसको हॉरिजॉन्टल इसको वर्टिकल, तो ये I2 से जाके मिलेगा ना, वही बताना है ना। मतलब ये, हाँ, ये कंप्लीट एक आपका वो बन रहा है, मतलब पैलोग्राम नहीं, एक कंप्लीट आपका रेक्टेंगल बॉक्स। यस मैम। मतलब दिस इज द डायगोनल ऑफ दिस रेक्टेंगुलर बॉक्स, जिसकी एक आर्म में है IC और दूसरी आर्म में है IR, और IR वो करंट है जो कि कैपेसिटर के साथ रेजिस्टर पैरेलल में लगा है, उसके थ्रू जो फ्लो हो रहा है। यस मैम, समझ आ इज गया। इट क्लियर? ठीक है। अब दूसरा देखें, ये आपका मैक्सवेल्स इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज था। नेक्स्ट इज हेज ब्रिज, अगेन जिसमें कि R एंड C प्रेजेंट हैं और वो सीरीज में प्रेजेंट हैं। तो अब उसमें देखते हैं कि क्या चेंजेस आने वाले हैं। उसके बाद बचता है मैक्सवेल्स इंडक्टेंस, जो कि सबसे इजी है, वो आप लोगों से डेफिनेटली बन जाएगा। वो उसका सिर्फ इतना पार्ट है जो फर्स्ट हमने ब्लैक से देखा आप लोगों ने ना, सिर्फ उतना पार्ट है मैक्सवेल्स इंडक्टेंस ब्रिज में। तो उसे मैं ये एक्सपेक्ट करूंगी कि आप लोग खुद से कर लें, नहीं होगा तो भी कोई बात नहीं, PDF में सारे के सारे फेजर बने हुए हैं, लेकिन उनको रटने का कोई फायदा नहीं जब तक कि आपको खुद से ड्रॉ करते नहीं आता है, इसलिए। उसमें IC नहीं लगानी, ठीक है, मतलब IC वाला आर्म नहीं रहेगा क्योंकि कैपेसिटर नहीं है, नहीं है। क्योंकि उसमें कैपेसिटर प्रेजेंट ही नहीं है। हाँ, यस। सो नेक्स्ट इज हम हेज फेजर ब्रिज। बना क्यों रहे हैं? फेजर बना क्यों रहे हैं? नाइस क्वेश्चन। क्या होता है कि आपने अभी पूरा का पूरा ब्रिज ब्रिज इस सिंपल से डायग्राम से स्टडी कर लिया, पूरा का पूरा ब्रिज जो हमने कल 2 घंटे में पढ़ा, उसे आपने जस्ट 5 मिनट में पूरा का पूरा ब्रिज बना लिया है। इसी तरीके से कितने भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस हो L, C और R के, उनको आप फेजर की मदद से यूं ही कर सकते हो, विद द हेल्प ऑफ दिस फेजर। और इसलिए इसको समझना बहुत ही जरूरी होता है और आसान भी होता है, यस मैम। ठीक है। और सबसे जरूरी चीज, हमने कल की क्लास में कहीं भी फेज नहीं लिया था, बट ये चीज अंडरस्टैंड करने के बाद आपको ये समझ में आ जाता है कि हमारी करंट कितनी लीड करेगी, कितना लैग करेगा, और एक पूरी की पूरी क्लैरिटी आ जाती है उस सर्किट के बारे में। इसलिए फेजर जरूरी होता है। जब आप लोग RLC सर्किट्स पढ़ेंगे आपके नेटवर्क में, तो मैं ये जरूर आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि उसको बहुत अच्छे से पढ़िए, क्योंकि हर एग्जाम में
फेजर पूछा ही पूछा जाता है, 1-2 क्वेश्चन फेजर नहीं मतलब आरएलसी सर्किट पूछे ही जाते हैं और उनके जो ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं मतलब ये वन ऑफ द कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं फेजर। तो अगर ये आप समझ लेते हैं तो आप इजीली क्वेश्चन क्रैक कर सकते हैं। हेज ब्रिज अगेन ये अननोन इंडक्टेंस के लिए है। कैपेसिटेंस वाला आप लोग कोशिश करिएगा खुद से, अदरवाइज आई विल एक्सप्लेन, क्योंकि अभी आप लोगों की फिर से 5 बजे से क्लास है ना आप लोगों की? यस मैम। यस यस मैम। कल फर्स्ट क्लास है ईएमआई की। 10:30 सेकेंड क्लास अगर नहीं होगी, यस, अगर सेकेंड क्लास नहीं होगी देन आई विल कंटिन्यू फॉर द सेकेंड, बट जहां तक है सेकेंड क्लास लगेगी ही लगेगी। अभी तो सारी फैकल्टीज पीक पे क्लासेस ले रही हैं। सेकेंड क्लास किस सब्जेक्ट का है आपका? सेकेंड क्लास किस सब्जेक्ट की है बेटा? कोई तो बताइए। हेलो, सेकेंड क्लास किसकी है कल आप लोगों की? मैम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। मैम यशवंत सर की। ओके, ठीक है, मतलब वो लगने वाली है। अगेन सारी नेमिंग जैसी हमने करी थी, E1, E3, E4 एंड दिस इज E2। ठीक है, अब एक बार फिर से ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले करंट की डायरेक्शन, तो जो बेसिक स्टेप है वो सारे के सारे ब्रिजेस में सेम रहने वाला है। क्यों सेम रहने वाला है? क्योंकि ये है आपकी I1 एंड दिस इज I2। एक मिनट, Because all are in balanced condition. and the first term has R1 and L1 in series in all these bridges। ये भी Okay, ma'am. ये I2 है and this is again I1 and this is I2। ठीक है, तो सबसे पहले I1, सिमिलरली यही डायरेक्शन होगी किसकी? I1 R1 की, ये डायरेक्शन है I1 XL1। इसको थोड़ा सा मैं ठीक कर दूं तो ज्यादा सही रहेगा। कर1, और ये रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? दिस विल बी E1। यस और नो? Yes, ma'am. यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इससे, क्योंकि वही I1 करंट किससे जा रही है? R3 से भी। तो ये क्या हो गया? I1 R3, मतलब ये हो गया क्या? E3। ठीक है, और यही E3 किसके इक्वल है? E4. E4 के। पर ये E4 में अब एक प्रॉब्लम है,
E4 में हमारे साथ C भी सीरीज में लगा है, मतलब वही करंट जो R में जा रही है वही करंट C में जा रही है। तो E4 will be definitely equals to I2 R4, but this will not be equals to I2 ओमेगा C4 इसी डायरेक्शन में। ये क्लियर है सभी को? ये समझने वाली चीज है कि यहाँ पे E3 is equals to E4, ये तो हमें पता है बैलेंस की कंडीशन से, पर E4 is equals to I2 R4 सिर्फ हाफ है ये रेजिस्टर के अक्रॉस का, बट दूसरा वाला जो वोल्टेज है वो है I2 X I2 XC4, जिसकी डायरेक्शन क्या होगी बताइए? ये वोल्टेज अक्रॉस दिस कैपेसिटर विल बी इन लैगिंग डायरेक्शन, और कितना लैग करेगा? 90 डिग्री। बट अब यहाँ पे एक और चीज देखनी है हमें, 90 डिग्री मतलब हम यहाँ से ऐसे नहीं ड्रॉ कर सकते हैं, वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब दूसरा चीज ये भी है, E1 इज इक्वल्स टू E2 एंड E2 इज इक्वल्स टू, अगर हम देखें सेकेंड आर्म वो है I2 इंटू R2, मतलब ये जो डायरेक्शन है ये किसकी डायरेक्शन है? बताइए। मैम एक मिनट ऊपर करना पड़ेगा इसका। नहीं समझ आया? कोई बात नहीं, देखिएगा I2 R2 मतलब यही जो डायरेक्शन है ये I2 की डायरेक्शन है। यस मैम। तो हम उसे एक्सेस मान के 90 डिग्री बनाएंगे। यस, इसे एक्सेस मान के इससे 90 डिग्री हमें ड्रॉ करना है, और इससे 90 डिग्री जो ड्रॉ होगा वो है क्या होगा? I2 बाय ओमेगा, या I2 XC4 या I2 बाय ओमेगा C4। यस और नो? यस Yes. मैम। क्या? अब यहाँ एक तो पैरेललोग्राम ये बनेगा, ये E1 और E2, सबसे पहले तो इनका रिजल्टेंट हमें ड्रॉ कर लेना है, ठीक है? ये रिजल्टेंट ये पैरेललोग्राम बनेगा, और ये हमें इसको कंप्लीट करना है जिससे कि हमें E मिल रहा है। ये हो गया आपका एक पैरेललोग्राम रिजल्टेंट, दिस इज E। दूसरा है रिजल्टेंट I2, तो वो हमें जो मिलेगा रिजल्टेंट वो इस एक्सेस में मिलेगा, ये जो आपकी ये वाली एक्सेस है यहाँ पे, इससे मिलेगा। मतलब ये मैंने थोड़ा ऐसा ड्रॉ कर दिया है, पर ये इस पे मिलेगा। क्लियर है सभी को? यस मैम। मैम। फिर है शेयरिंग ब्रिज। शेयरिंग ब्रिज में मैं कुछ ये एक्सपेक्ट करूँ, शेयरिंग ब्रिज भी आप लोग कर सकते हैं क्या खुद से? एक बार देख लीजिए डायग्राम शेयरिंग ब्रिज का, तो मैं एक्सप्लेन करूँ, अदरवाइज आप लोग खुद से करिए तो अच्छी बात है। और कितने स्टूडेंट्स प्रेजेंट है? 26, बाकी के लेफ्ट कर गए 35 में से 10 स्टूडेंट। और आप लोग ये मत समझिए कि आप आ रहे हैं जा रहे हैं, पूरी जितने मिनट आप प्रेजेंट रहते हैं आपकी पूरी अटेंडेंस रहती है। सो ट्राई टू मेक योरसेल्फ कंसिस्टेंट, अगर हैं तो हैं, नहीं है तो नहीं है, इस पार या उस पार। ये नहीं कि मन किया तो आ गए, मन किया तो चले गए। एवरीथिंग विल बी रिकॉर्डेड। आपको क्या लगता है ये ओलंपस वाले सब कुछ रिकॉर्ड करते हैं? ठीक है, तो शेयरिंग ब्रिज देखिए आप लोग, नहीं हो रहा है तो मैं अभी के अभी आपको बताती हूँ। डायग्राम देखिए एक बार आप लोग शेयरिंग ब्रिज का प्लीज। नहीं हो पाएगा? बता डर लग दीजिए। रहा है? यस मैम। ठीक है, चलो कर लेते हैं। ये ड्रॉ तो नेक्स्ट इज शेयरिंग ब्रिज। ठीक है, इसका डायग्राम है ऐसा कुछ, यहाँ पे R और C सीरीज में लगे हुए हैं, देन R है और इस ब्रांच में C है और इस ब्रांच में
C और R है। R4, C4, R3, C2, C1 और ये R1 स्मॉल में है। अब यहाँ पे जैसे कि हमेशा करते आए हैं वही करना है अपने को। सबसे पहले I1 और यही किसकी डायरेक्शन होगी, I1 R1 की, ठीक है। अब I1 R1 से अब ये बताइए कि जो वोल्टेज अक्रॉस दिस कैपेसिटर C1 विल बी किस डायरेक्शन में होगा? मैम लीडिंग लैगिंग में लीडिंग में लैगिंग होगा। यस मैम IC नहीं, वोल्टेज अक्रॉस दिस कैपेसिटर लैग करेगा। वो लैग करने वाला है और 90 डिग्री। ठीक है, ये 90 डिग्री ये होना चाहिए, बट ड्यू टू डिसिपेशन फैक्टर दिस इज नॉट एग्जैक्टली 90 डिग्री। एक्चुअली में ये I1 बाय ओमेगा C1 होना चाहिए, बट डिसिपेशन फैक्टर की वजह से ये एग्जैक्टली 90 डिग्री नहीं होता है। ये होता है इस थोड़ा सा लैग करता हुआ इससे, और ये हो जाता है आपका डेल्टा, और यही tan डेल्टा फिर हम लोग डिराइव करते हैं। मैम ठीक ऐसा है, कोई फैक्टर इंडक्टर के केस में नहीं आता है, केवल कैपेसिटर के केस में। हाँ, केवल कैपेसिटर के केस में। और ये क्यों आता है इतना डिटेल में तो इसमें ब्रिजेस में भी नहीं गिवन है, बट फेजर डायग्राम में ये लिया गया है, जो कि हमने जब शेयरिंग ब्रिज हम कर रहे थे तो उस टाइम पे हमने डिसिपेशन फैक्टर किया था, और वही डिसिपेशन फैक्टर यहाँ इस फेजर में अपीयर हो रहा है। ठीक है, यस मैम। ये हो गया है आपका I1 ओमेगा C1, और यहाँ से ही यही I1 ओमेगा C1 जो है, एक मिनट, ये आपका E1 और यही E2। E2 क्या है? E2 is nothing but I2 upon ओमेगा C2। ठीक है, ये कैसे है अब ये देखिएगा आप लोग कि यहीं पे E1 और यहीं पे E2 क्यों लिख दिया मैंने। ये थोड़ा सा इधर पे बना दिया, इसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ये है I1 R1 और इन दोनों का ये रिजल्टेंट ये क्या देगा, E1, मतलब एक ये ब्रांच हो गई और एक ये ब्रांच हो गई, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या देगा हमें, E1। और यही E1 किसके इक्वल है, इस ब्रांच का जो पोटेंशियल है वही इस ब्रांच का भी पोटेंशियल, तो यही E1 होगा इक्वल्स टू E2। अब इसमें आगे देखते हैं, ये तो क्लियर हो गया। अब इसमें आगे देखते हैं, यही I1 करंट किससे जा रही है, I1 R3 से, मतलब ये क्या हो गया, ये E3, और E3 किसके इक्वल है, E4 के। तो यहाँ से जो रिजल्टेंट पैरेललोग्राम हम ड्रॉ करेंगे वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, और इसका कलर मैं ब्लू ले लेती हूँ, और वो ऐसा कुछ होगा, ये E। Is it clear? Is it clear? मैम ये पहली वाली लाइन बस बताइए ना, कौन ये जो वाली? नीचे आप परपेंडिकुलर रिजल्टेंट लेके आए हैं E1 के लिए, वो वाली मैम। ये सी इसको हम लोग सेपरेटली देखते हैं। ये है मेरी ब्रांच I1, इसको इधर ड्रॉ करती हूँ मैं। दिस इज I1, दिस इज I1 R1, एंड यहाँ पे ये जो एक्चुअली में ऐसा होना चाहिए था, बट ऐसा ना होकर के इस केस में ऐसा कुछ है, थोड़ा सा टिल्टेड है। दिस इज
I1 x C1। तो ये I1 x C1, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो होगा आपका E1। ये है E1 विल बी इक्वल्स टू IR1 प्लस I1 x C1। ये है, यस मैम, अब आगे सुनिए। क्लियर है ये? यस मैम। ठीक है, और यही E1 है। कहाँ गया? हाँ, यही E1 इक्वल्स टू है किसके? E1 है इक्वल्स टू E2 के, और E2 इक्वल है I2 बाई ओमेगा C2। अगेन कैपेसिटर के थ्रू है तो वो भी इसी डायरेक्शन में ही होगी। ठीक है, ये हो गई। ये तो ठीक है, बट अब जो क्वेश्चन आता है वो ये है कि यहाँ पे जो करंट जा रही है, दिस इज I2 करंट, और इसमें भी इसकी डायरेक्शन भी हमें शो करनी होगी, क्योंकि ये डिवाइड होकर के दो पार्ट में जा रही है। एक तो IR हो गई और एक ये इस IC। कैपेसिटर के थ्रू जा रही है, IC। ठीक है, तो ये जो IR, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा, जैसा कि पहले वाले केस में हमने देखा था, यहाँ पे E4 पोटेंशियल प्रेजेंट होगा, तो यहाँ भी E4 पोटेंशियल प्रेजेंट होगा। मतलब कि इस डायरेक्शन में भी हमें क्या मिल रहा है? I1 मतलब I2 R4 विच इज इक्वल्स टू E4। मतलब ये एक डायरेक्शन हो गई, और दूसरी डायरेक्शन जो IC की हो जाएगी 90 डिग्री लीड। वो होगी डिग्री लीडिंग करंट की डायरेक्शन, और जो I2 मिलेगा वो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा, ऐसा। एंड दिस इज I2। ये क्लियर है? यस मैम। ठीक है, समझ आया? कोई डाउट? नो मैम, वो बनाएंगे फिर, अब नहीं बनेगा। ठीक है, एक बार आप खुद से करिएगा, बाकी PDF मैंने इन सभी का दे दिया है, एक्सप्लेन आपको जो क्लास में किया गया उस बेस। अब फर्स्ट वाला अब आपको खुद से करना है। यस मैम। सी वी हैव डन ऑल द कॉम्प्लिकेटेड ब्रिजेस फेजर, जो इजीएस्ट वन है वो इसलिए मैंने छोड़ दिया था। मैम, यस, वो टर्म वर्क टेस्ट के लिए बता दीजिए ना। टर्म वर्क क्या बता दूं टेस्ट के लिए? मैम आपको पता तो सिलेबस क्या आने वाला है। नहीं मैम, वो सिलेबस नहीं, वो दो स्लॉट में एग्जाम होना है ना, एक 2 to 4 होना है टर्म वर्क टेस्ट का, मिड टर्म तो साथ में होना ही है। प्रैक्टिकल्स ना, प्रैक्टिकल्स, हाँ प्रैक्टिकल का पहले अब पूछ लिया जाए डिपार्टमेंट में कि क्या मोड रहने वाला है। तो ऑनलाइन मोड होगा तो यार कुछ किया ही नहीं अपन ने प्रैक्टिकली, कुछ जब किया ही नहीं है तो डेफिनेटली आपको थ्योरी लिख करके देना है, तो वो पता करते हैं, बताते हैं कि क्या मोड होगा। ओके मैम। ठीक है, और जहाँ की जो एक्सपेरिमेंट्स हम पहले कर चुके, मतलब 3-4 एक्सपेरिमेंट्स वी हैव डन इन दिस ऑनलाइन मोड, तो उसको आप लोगों को लिख करके रखना है। मे बी आपको फाइल सबमिट करनी हो, तो जो फाइल का सबमिशन होगा डेफिनेटली पूरे के पूरे एक्सपेरिमेंट, जो 20 एक्सपेरिमेंट्स की लिस्ट है वो आपको पूरा करके देना होगा। तो अचानक से आप पे बर्डन बहुत सारा आ जाएगा, क्योंकि पूरा लिख करके उसी दिन सबमिट करना काफी लेंदी टास्क होगा। ठीक है, ओके मैम। मैम और बस अगर फाइल बता ऑनलाइन दीजिए भी किस है, टाइप की बनानी। अब वो मैं पहले कंफर्म कर लूँ ना कि आपको सॉफ्ट कॉपी बनानी है या हार्ड कॉपी बनानी है। यस मैम। ठीक है, कल आपको बता दिया जाएगा। कल पहले मैं डिपार्टमेंट में कंफर्म कर लूँ एक बार। ठीक है, ओके मैम, सो थैंक यू। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू, एंड नाउ आई एम एंडिंग दिस क्लास। कल हम लोग कल की क्लास में मिलेंगे। थैंक यू। थैंक यू मैम।